हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आईएमएफ के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप सब देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके प्रतिनिधि कौन से होते हैं, सदस्य देश कितने हैं और इसकी स्थापना किस प्रणाली के तहत की गई, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। साथ ही इसका एक समूह है, विश्व बैंक समूह, जिसके साथ मिलकर यह कार्य करता है। तो यह सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से एक एक करके समझने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वीडियो है आप सब देख चुके होंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पहले मैं बात कर लूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्व बैंक को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं पसंद आएगा। साथ ही जो लोग नए हो, अगर विश्व बैंक को सही तरीके से समझना हो तो आप लोगों को इसके पहले का वीडियो आईएमएफ देखना पड़ेगा, और साथ ही इसके पहले जो हमारा वीडियो आया था ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना उसी प्रणाली के माध्यम से की गई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसकी स्थापना कब की गई, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यह है क्या, यह कार्य क्या करता है। तो विश्व बैंक एक वित्तीय संस्था है जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के माध्यम से स्थापित की गई थी। इसे ब्रिटेन वुड्स का ट्विंस बोला जाता है, ट्विंस सिस्टर। किस किस को, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को, क्योंकि इन दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। और जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वह कहां पर की गई थी, तो यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक जगह पे एक ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो उसी समय आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब कुछ लोग नए होंगे तो सोचेंगे कि ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली है क्या, तो ये एक तरह से संस्था बनाई गई थी। इसके बारे में भी आप लोगों को डीपली पढ़ना जरूरी है। इसका बहुत बड़ा योगदान था अर्थव्यवस्था में। ये 1970 तक चली थी, फिर खत्म कर दी गई थी। यूएसए के डॉलर को वरीयता प्रदान की गई थी वैश्विक अर्थव्यवस्था में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सारी समस्याओं को हल करने के लिए जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली लाई गई थी। मैंने आपको ब्रीफ उसकी परिचय बता दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसका स्पेशल वीडियो है देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के माध्यम से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक कार्य क्या करता है, तो वर्ल्ड बैंक इसके जितने सदस्य देश हैं उनको यह ऋण प्रदान करता है, और ज्यादा अवधि के लिए, कम अवधि के लिए नहीं, ज्यादा अवधि के लिए जो विकास में योगदान कर सके उसके लिए यह ऋण प्रदान करता है अपने सदस्य देशों को। अब बात करेंगे कि इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, तो वह 189 ही है। जिस तरह से आईएमएफ की सदस्य संख्या कितनी है, 189, उसी तरह इसकी भी सदस्य संख्या 189 ही है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। मुख्यालय इसका कहां है, तो मुख्यालय इसका भी यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है, जहां पर आईएमएफ का था। आईएमएफ की जो हेड थी वह कौन थी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इसके हेड कौन है, तो डेविड मालपास है, जो अभी तक बने हुए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। इसकी स्थापना 1945 में होती है, जब आईएमएफ की हुई थी ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के माध्यम से। और यह दो समूहों के नाम के रूप में, वर्ल्ड बैंक जो शब्द है यह दो समूहों के नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे भी हम लोग देखेंगे। साथ ही यह 5 समूहों से मिलकर कार्य करता है, एक साथ यह कार्य करता है 5 समूहों से मिलकर। उन 5 समूहों को हम लोग डीपली तौर पर एक एक करके देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। विश्व बैंक की स्थापना किस माध्यम से हुई, मैंने भी आप लोगों को बताया, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और यह कब हुआ था, तो 1945 में। स्थापना 1945 में होती है, और यह हुआ था 1944 में। विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था
1939 से 1945 तक चला था। तो 1944 में ब्रिटन वुड्स प्रणाली लाई गई थी वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IMF के साथ, ठीक। टाइम पीरियड क्या है? 1945 में, 1945 में इसकी स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो विश्व बैंक शब्द है, यह शब्द दो संस्थाओं को एक तरह से परिभाषित करता है, उनके लिए यूज किया जाता है। तो वह कौन सी है? विश्व बैंक शब्द दो वित्तीय संस्थानों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो एक है हमारी कौन सी? IBRD और एक है IDA। अब समझेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई सारे एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया है कि IDA का फुल फॉर्म क्या है, IBRD का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सब हम लोग लिखने वाले हैं। ये वही जो दो संस्थाएं हैं। तो पहली हम लोग लिखेंगे। पहली का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे, फिर हिंदी में भी लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। विश्व बैंक शब्द दो वित्तीय संस्थानों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तो वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? यहां से D, यहां से R, यहां से D और यहां से B। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग? IBRD। अब बात करेंगे कि इसे हिंदी में किस वर्ड से यूज किया जाता है, किस शब्द के द्वारा। तो हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्या? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला संस्था जिनके लिए विश्व बैंक शब्द का यूज किया जाता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है कौन सा? वह हमारा कहलाता है IDB, इंटरनेशनल डेवलप बैंक। सॉरी, IDB के बारे में बात करेंगे। दूसरा कौन सा? अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? IDA। ठीक। और इसका हिंदी फॉर्म क्या होता है? ये मैं इसलिए लिख रहा हूं चीजें क्योंकि हम पूछता है। तो इसका होगा अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोगों को एग्जाम में मिले और मैं बताया ना रहूं। ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। बस तो देखेंगे हम लोग कि इसकी स्थापना ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से IMF के साथ 1945 में की गई। उसके बाद देखेंगे कि ये जो विश्व बैंक नामक वर्ड है, यह दो संस्थाओं को मिलाकर प्रयोग किया जाता है इनके यूज के लिए। तो वो पहली कौन सी है? IBRD। दूसरी कौन सी है? IDA, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, मैं रफ करता हूं, फिर बात करूंगा। ये जिन समूहों के साथ कार्य करता है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए।
वर्तमान में यह 5 समूहों के साथ मिलकर कार्य करता है। वर्तमान में विश्व बैंक 5 समूहों के साथ, ये क्वेश्चन बनता है, मिलकर कार्य करता है। अब इसमें ये जो 5 समूह हैं, ये पांचों समूह अलग अलग हैं, और जो हम लोगों ने अभी 2 देखा था, IBRD और साथ ही IDA, वो दोनों भी इसके तहत आते हैं। ठीक है, चलिए 5 समूह कौन कौन से हैं? पहला समूह हमारा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जो हम लोगों ने देखा था। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसे क्या बोलते हैं? IBRD। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक पॉइंट लिखने की। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। विश्व बैंक से रिलेटेड मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया है कि एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ठीक, IDA। तीसरा कौन सी संस्था है? तीसरी, ये 2 क्या है? ये इसकी जो फाउंडिंग है, फाउंडेशन इसी के माध्यम से किया गया था कि इन दोनों के यूज के लिए वर्ल्ड बैंक नाम का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि वर्ल्ड बैंक इन दोनों से मिलकर बना है, लेकिन वर्तमान में इनकी भी गरिमा है अपनी, इनका अस्तित्व है। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। साथ ही 3 संस्थाएं और मिलकर विश्व बैंक खुद 5 के साथ मिलकर समूहों के कार्य करता है। तीसरा समूह कौन सा है? तो वह है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। अब देखिए इन दोनों का इंग्लिश फॉर्म तो हम लोगों ने देख लिया था। कई बार एग्जाम हॉल में डायरेक्ट इंग्लिश फॉर्म दे देता है, हिंदी में नहीं देता है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग इसका इंग्लिश भी लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसे क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट बहुपक्षीय इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? MIGA। डायरेक्ट यही नाम देता है, MIGA। ठीक, तो ये हो गई हमारी तीसरी। चौथा समूह इसका कौन सा है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश फॉर्म क्या होगा इसका, और शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। वह क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, अब शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? हमेशा शॉर्ट फॉर्म पूछता है, IFC। ठीक, आप लोगों को सिर्फ यही शॉर्ट फॉर्म देकर पूछ लेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, 5वें के बारे में हम लोग बात करते हैं कि 5वां समूह कौन सा है इसका, लास्ट वाला। तो वह है
अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। अब इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। परेशान नहीं होंगे, इन सब को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले पांचों समूहों को देखेंगे कि किन समूहों के साथ विश्व बैंक मिलकर कार्य करता है। उसके बाद विश्व बैंक के कार्य तथा उद्देश्य हम लोग देखेंगे और वीडियो के लास्ट में इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। इनका बहुत ही योगदान है किसमें, विश्व बैंक के कार्य पद्धति में, और यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है। पिछले साल का पेपर आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। बैंक का पेपर हो चाहे वह आपके सीजीएल का पेपर हो, इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विश्व बैंक से इसी पार्ट से पूछे जाते हैं जो इसके 5 समूह हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसे इग्नोर कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व बैंक की स्थापना, उसका कार्य, उद्देश्य, शाखाएं देख लेते हैं, बस कंफर्म कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है। जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन वहीं से बनाएगा जहां आप नहीं पढ़ना चाहते हो। तो इसलिए किसी भी चीज को हल्के में लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए बात करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद, डिस्प्यूट विवाद निपटारा, सेटलमेंट केंद्र, सेंटर। देखिए क्या है ना, इसका इंग्लिश फॉर्म लिखने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय की इंग्लिश वर्जन क्या होगा, इंटरनेशनल, निवेश का, इन्वेस्टमेंट, विवाद का, डिस्प्यूट, निपटारा का, सेटलमेंट, केंद्र का, सेंटर। अब इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे करके निकाल लेंगे, IIDSC। तो इसे लिखने के लिए हम लोग किस वर्जन का यूज करते हैं, तो वह है ICSID। तो ये हो गया किसका, 5वें का, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5 के 5 आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि विश्व बैंक के कार्य क्या होते हैं, साथ ही देखेंगे कि उसकी पूंजी कहां से आती है। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं रफ करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है आपके पास। वीडियो देखते समय नोट्स मत बनाया करिए। जो चीजें मैं बोलूं उससे एक पेन कागज लेके बैठे रहा करिए, लिखा करिए, साथ ही जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं। और बाकी जब नोट्स बनाना हो तो वीडियो देख के आप लोग समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। उसके बाद जैसे वीडियो खत्म हो आप लोग नोट्स प्रिपेयर करें और साथ ही उसे पढ़ें। नोट्स प्रिपेयर करने के बाद तो आपका रिवीजन जो 2 से 3 बार हो जाएगा, ठीक है। टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और चीजें सारी कंफर्म हो जाएंगी। चलिए बात करेंगे कि विश्व बैंक के कार्य क्या, विश्व बैंक के कार्य अथवा उद्देश्य, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला कार्य होता है वह क्या होता है, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को यह दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक। समझेंगे क्यों और कैसे। आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करवाना। सदस्य देशों को
दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करवाना। ठीक है, मतलब कि जो मेंबर हैं इसमें, जो कंट्रियां हैं 189, उनके आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, साथ ही आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, उसके लिए उसमें गति प्रदान करने के लिए यह ऋण प्रोवाइड करता है। और वह दीर्घकालिक ऋण होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 साल 5 साल का, 10 साल 15 साल 20 साल जो टाइम पीरियड यह निश्चित करता है, उसके माध्यम से कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया जाता है कि वो डेवलपमेंट करें। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, क्योंकि यह एक वित्तीय संस्था है और ये विश्व की अर्थव्यवस्था को ही सुधारने के लिए बनाई गई है। अगर ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे तो इसके कार्य को बिना पढ़े आप लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरा बात करेंगे, भुगतान संतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन। क्या करना? भुगतान संतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। क्या है इसका कार्य? है भुगतान संतुलन, अलग से चैप्टर है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। भुगतान संतुलन एक्चुअल में होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंध करना। मतलब कि जो भुगतान संतुलन होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका मैनेजमेंट करना, कि वह किस स्तर पर किया जाए कि वह लाभप्रद होगा, यह प्रमुख कार्य करता है। कौन? विश्व बैंक करता है। साथ ही विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, कि किसी भी कंट्री में जो इसका मेंबर है उसमें जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको बढ़ावा देना। उससे क्या होगा कि जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होगा फॉरेन का, वो डेवलप करेगी, उसकी जीडीपी बढ़ेगी, जिससे जो विश्व बैंक होता है उसमें उसके भी आमदनी में क्या होगा? प्रॉफिट हो सकता है। तो कुछ सारे रीजन हैं जिनकी वजह से विश्व बैंक कंट्रियों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देती है। आगे हम लोग देखेंगे कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह बीमा भी प्रदान करती है। ठीक, वो हम लोग सब देखने वाले हैं किसमें, जब 5 समूहों के बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तीसरा बात करेंगे हम लोग। तीसरा कार्य इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है? सदस्य देशों को पूंजी उपलब्ध करवाना। सदस्य देशों को पूंजी उपलब्ध करवाना। सदस्य देश कितने हैं मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, 189 मेंबर कंट्री हैं, इसकी जितनी आईएमएफ की हैं। अब सदस्य देशों को पूंजी उपलब्ध करवाना, ये तो यही हुआ ना कि सर आपने ऊपर बताया कि आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करवाना। ये और इसमें अंतर क्या? तो इसमें अंतर यह है कि यह दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध करवाता है और साथ ही किसी भी देश को अगर विकास करना है, कोई नया प्रोडक्शन करना है, नई चीजें डालनी है, डेवलप करना है, तो उसके लिए जो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है किसी भी बिजनेस में, तो वह वर्ल्ड बैंक आपको प्रोवाइड करेगी अगर आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसके चौथे कार्य के बारे में। देखिए कार्य इसके बहुत सारे हैं, उद्देश्य बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे हिसाब से लगा कि आपको पढ़ना और जानना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चौथे के बारे में बात करेंगे। चौथा हमारा क्या है? वह है युद्ध के समय या युद्ध के बाद की स्थिति, युद्ध के बाद की स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना। युद्ध के बाद वाली या युद्ध के बाद की स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना। समझ रहे हैं आप लोग?
प्रोत्साहित करना। आईएमएफ का भी उद्देश्य यही था, इसका भी है। यह ब्रिटेन वुड्स प्रणाली भी इसीलिए लाई गई थी, क्योंकि ये जब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली लाई गई तो विश्व युद्ध हुआ था दूसरा हमारा, उसमें जो क्षतियां हुई थी उसकी पूर्ति के लिए एक नया आर्थिक ढांचा तैयार करने के लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली लाई गई थी, और उसी के माध्यम से इन दोनों की स्थापना हुई। तो इन दोनों का भी योगदान उतना ही ज्यादा है जितना कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का है। किसमें? कि युद्ध के बाद की स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करना, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था डूबी हुई थी उसे आगे बढ़ाने में योगदान करना, या फिर भविष्य में कोई युद्ध होता है अगर किसी कंट्री में तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी तो उसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ढेर सारे फंड उसे देगा और उसको पूरी तरह से सहायता प्रदान करेगा फाइनेंस की दृष्टि से, तो वो विकास करेगा वो देश। ठीक है, तो ये इसका चौथा पॉइंट कहता है कि विश्व युद्ध के बाद या किसी भी युद्ध के बाद जिस कंट्री की बात की जाए वो इसका मेंबर हो, अगर वहां युद्ध होता है तो उसके बाद की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है तो उसे बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन देता है। ठीक, तो इतने सारे इसके मुख्य कार्य थे, इंपॉर्टेंट कार्य अथवा उद्देश्य थे, तो हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब देखेंगे कि विश्व बैंक की पूंजी कहां से आती है। आइए, बहुत इजी है। अब ये समझ गए होंगे आप लोग कि जैसे आईएमएफ में पूंजी आती थी वैसे यहां भी आती होगी, कि जो इसकी मेंबर कंट्री है वही इसमें अंश अपना डालेंगी और वही पूंजी मानी जाएगी। ठीक, चलिए विश्व बैंक की पूंजी। विश्व बैंक की पूंजी कहां से आती है? पहला पॉइंट लिखेंगे, सदस्य देशों के अंशों में बटी हुई है। सदस्य देशों के अंशों में बटी, मतलब जितने भी इसकी मेंबर कंट्रियां हैं अपना जितना शेयर इसमें लगाती हैं उसी में यहां बटी होती है। बात करेंगे कि सबसे ज्यादा शेयर किसका है। आईएमएफ में सबसे ज्यादा शेयर किसका था? तो वह था यूएसए का। यहां भी वही कंडीशन है, सबसे बड़ा अंशधारक यूएसए है। सबसे बड़ा अंशधारक यूएसए है, मतलब कि इसका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, सबसे ज्यादा जो शेयर इसमें लगाता है, अपना अंश लगाता है, वह यूएसए है, जिस तरह से आईएमएफ में था। ठीक, तीसरा आता है कि इसमें सबसे ज्यादा अंश यूएसए लगाता है, तो यूएसए को एक क्या किया गया, अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपनी तरफ से एक अध्यक्ष इसमें नियुक्त करता है। ये लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि विश्व बैंक के सदस्यों में वह कौन सी कंट्री है जो अपने तरफ से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करती है या स्थापित करती है, तो यूएसए है। तो इसे लिखना अनिवार्य है। यूएसए अपने एक नागरिक को, अर्थात अमेरिका अपने एक नागरिक को क्या करेगी, विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए मनोनीत करता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत करता है। ठीक, तो ये हो गया इसका पूंजी। पूंजी कहां से आती है? सदस्य देशों से। सबसे बड़ा सदस्य इसका कौन सा है? अंशधारक, वह यूएसए, यही याद रखना है। अब बात करेंगे कि अंशों का भुगतान कैसे होता है। क्या? अंशों का भुगतान मतलब कि जो इसके सदस्य देश हैं अगर उन्हें पैसे देने हैं तो किस रूप में दिया जाएगा या वे कितना पैसा इसे देंगे। ठीक, तो उसके बारे में बात की गई है, तो उसका पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अंश का 2% भुगतान। अंश का 2% भुगतान, 2% मतलब जिस कंट्री का उसमें अंश है उसका 2% क्या किया जाएगा, स्वर्ण में। 3 कंडीशन दी गई, या तो स्वर्ण में, या फिर यूएस डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में, या एसडीआर में, या एसडीआर में किया जाएगा।
अब जो नए बच्चे हैं सोचेंगे कि ये क्या है एसडीआर, तो एसडीआर आपको समझना होगा, तो ये आईएमएफ से रिलेटेड है। आप लोग आईएमएफ वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत ही डीपली तौर पे मैंने एसडीआर के बारे में आप लोगों को बताया है। एसडीआर एक तरह से आईएमएफ द्वारा बनाई गई अपनी एक करेंसी है, जिसे स्वर्ण मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक, गोल्डन करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे समझेंगे, अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा वीडियो लंबा खींच जाएगा, ठीक, तो पिछला वीडियो देखेंगे, चीजें याद होंगी आपको। चलिए दूसरा पॉइंट, 2% हम लोगों ने देख लिया। अब समझते चलेंगे कि 2% का भुगतान वह अंशधारक या तो स्वर्ण में करे या यूएसए डॉलर में या एसडीआर में करे। आगे बात करेंगे तो क्या है, 18% अपनी मुद्रा में, 18%, 18% अपनी मुद्रा में, मतलब जिस देश का शेयर है उसके कंट्री में जो करेंसी चलती है उसमें 18% अंश का यह भुगतान कर सकता है वर्ल्ड बैंक को। अब बचा कितना, 18 2 20, बचा 80%। तो शेष 80% का भुगतान विश्व बैंक के आग्रह पर स्वर्ण, यूएस डॉलर अथवा एसडीआर में किया जाता है। शेष 80% विश्व बैंक के आग्रह पर, क्या, विश्व बैंक के आग्रह पर स्वर्ण अर्थात गोल्ड, स्वर्ण या यूएस डॉलर या एसडीआर में किया जाता है। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है अंशों का जो कंट्री करती हैं, तो उसका जो 100% मान के चलते हैं, उसमें से 2% वह क्या करेंगी कि स्वर्ण में या फिर यूएस डॉलर में या फिर एसडीआर वाली करेंसी में इसका भुगतान करेंगे। बाकी का 18% जो होगा वह अपनी कंट्री में जो उनकी करेंसी चलती है, जैसे भारत इसका सदस्य है तो भारत अपनी करेंसी में, जैसे कि रुपया यहां चलता है तो वह रुपए में 18% भुगतान कर सकता है। लेकिन 2% का भुगतान किसके माध्यम से करेगा, स्वर्ण के रूप में कर दे या फिर यूएसए डॉलर के रूप में कर दे या फिर एसडीआर के रूप में कर दे। कैसे कन्वर्ट की जाती है करेंसियां, कल के वीडियो में हम लोगों ने समझा था। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं फिर एक बार बोलूंगा, पिछला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। बचता है 80%, तो 80% जो विश्व बैंक है उसकी आग्रह पर, रिक्वेस्ट करने पर कि वो जिसमें बोलेगा कि आप या तो स्वर्ण में कर दो या यूएस डॉलर में कर दो या एसडीआर में कर दो, तो वो सदस्य देश इन तीनों में से किसी में विश्व बैंक के मार्गदर्शन में उसके आग्रह पर करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारा प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे कि विश्व बैंक की पूंजी कहां से आती है, अंशों का भुगतान कैसे किया जाता है और साथ ही इसके कार्य क्या होते हैं और इसके सदस्य कितने थे। तो 5 सदस्य समूह थे। स्थापना कब हुई, चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्थापना से रिलेटेड। 1945 में इसकी स्थापना होती है, किसके माध्यम से, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के माध्यम से, जब आईएमएफ की गई थी। और इसे 2 संस्थाओं का सम्मिलित रूप के रूप में इसे लाया गया था। वह कौन सी थी, आईबीआरडी पहली संस्था, दूसरी थी आईडीए, तो वो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसके कार्यों को देखा कि यह दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड करता है और बाकी सारी चीजें यह करता है जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। आप लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि इसका कार्य, उसके बाद इसकी पूंजी कहां से आती है, सामने लिखी हुई है, सदस्य देशों के अंशों में बटी रहती है। सबसे बड़ा अंशधारक इसका यूएसए है। साथ ही यूएसए को एक अधिकार दिया गया जिसे विशेषाधिकार हम लोग बोल सकते हैं कि वह अपनी कंट्री के किसी भी एक नागरिक को इसका अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है। उसके बाद हम लोग आए कि अंशों का भुगतान कैसे होता है, तो अंशों का भुगतान जो सदस्य देश होता है 100% मान के चला जाता है। 2% वह स्वर्ण में, यूएस डॉलर में या फिर स्वर्ण, यूएस डॉलर अथवा एसडीआर में करेगा। बाकी जो कंट्री है वह अपनी देश की करेंसी में 18% भुगतान कर सकती है। बचा 80%, तो 80% का भुगतान विश्व बैंक के आग्रह पर गोल्डन, जिसे हम लोग गोल्ड बोलते हैं, सोना, या फिर यूएस डॉलर या फिर एसडीआर में कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी आप लोगों को याद हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसके जो समूह हैं 5, मैंने बोला था ना कि लास्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके 5 समूह जो थे एक एक करके हम लोग आज डिफाइन करेंगे कि किस उद्देश्य से उनकी स्थापना की गई और कब की गई, ठीक।
विश्व बैंक समूह, क्या लिखेंगे हम लोग, विश्व बैंक समूह, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो कुल समूह कितने हैं, 5। पहला देखेंगे कौन सा है, हम लोग इसे देख चुके हैं इंट्रोडक्शन के समय ही, ठीक। पहला है इसका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IBRD, ठीक। चलिए अब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब, जब इसी विश्व बैंक की स्थापना की गई 1945 में, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इसके और एक और संस्था है, उसके नाम के माध्यम पर इसका नाम लिया जाता है। अब बात करेंगे कि इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, ठीक। तो उद्देश्य था पहली वाले समूह का इसके क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्थाओं का, लिखेंगे चीजें, द्वितीय विश्व युद्ध से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना, अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना। ये जो पहली संस्था स्थापित की गई, इसका मुख्य उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को का पुनर्निर्माण करना, साथ ही क्या करना, ऋण देना। और यह ऋण कैसे दिया जाएगा, 20 वर्ष के लिए, ठीक, 20 वर्ष के लिए ऋण देना। और इसका जो ब्याज दर होगा, वह ब्याज दर सिर्फ और सिर्फ कितना रखा जाएगा, 2%, ठीक। 2% का ब्याज दर लगा के ऋण प्रोवाइड करना सदस्य देशों को। और इसका जो उद्देश्य होगा कर्ज का, मतलब इस ऋण का जो उद्देश्य होगा कि यह ऋण किस लिए दिया जाए, तो मानव संसाधन को आगे बढ़ाने के लिए। मानव संसाधन का मतलब है कि व्यक्ति को शिक्षित किया जाए और उससे काम लिया जाए, तो यह मानव संसाधन कहलाता है। अलग से चैप्टर लाएंगे, पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक। तो पहली हो गई हम लोगों की आई 1945 में। उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जितनी अर्थव्यवस्थाएं गिरी हुई थी उन्हें सुधारना, साथ ही लोन प्रोवाइड करना। और लोन कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए लोन देना 2% की ब्याज पर। और लोन का उद्देश्य क्या रखा गया कि मानव विकास करना, ठीक। चलिए, मानव संसाधन को बनाना। दूसरी संस्था कौन सी है, दूसरा समूह, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, IDA। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये हुआ 1945 में, अगली होती है 1960 में। चीजें बहुत इजी हैं, याद करेंगे, ठीक। मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने लगता हूं, वीडियो हो जाता है लेंदी, ठीक है। चलिए, विश्व बैंक की उदार खिड़की बोला जाता है इसे, विश्व बैंक की उदार खिड़की के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे सस्ता लोन यही प्रोवाइड करता है। सस्ता लोन क्यों है, क्योंकि यह लोन देगा दीर्घावधि के लिए और उसमें कोई ब्याज नहीं लेता है, ठीक। तो इसलिए इसे विश्व बैंक की उदार खिड़की के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, यह कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IDA। स्थापना 1960 में, विश्व बैंक की उदार खिड़की, इसे आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। सॉफ्ट विंडो बोला जाता है इसे, ठीक। तो यह इसका मुख्य लक्ष्य था कि यह कम
सबसे सस्ता ऋण प्रदान करे और यह लोन पर 1% का भी ब्याज नहीं लेती है। चलिए तीसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरी संस्था हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जो लोन प्रोवाइड होता है फ्री में, जिसका कोई भी ब्याज दर नहीं होता, वह प्रदान करता है कौन? IDA, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी, जिसे विश्व बैंक की उदार खिड़की के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक, विश्व बैंक की उदार खिड़की किसे कहा जाता है? तो वह कौन सी है? हमारी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। चलिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC। अब देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। स्थापना 1966 में। विश्व बैंक की भुजा अथवा शाखा के नाम से इसे जाना जाता है। विश्व बैंक की भुजा अथवा शाखा। बोला क्या जाता है इसे? आर्म्स के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से? आर्म, प्राइवेट आर्म। ठीक, ये याद रखेंगे। सदस्य देशों, ये क्या करेगा कि जो इसके सदस्य देश होते हैं, सदस्य देशों के किसे? कंपनियों को, सदस्य देशों के निजी कंपनियों को ऋण प्रदान करना। मतलब कि यह सदस्य देशों, देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सब सदस्य देशों को ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन यह क्या करता है कि सदस्य देशों की जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट होती हैं हमारी फैक्ट्रियां, उनको लोन प्रोवाइड करता है। तो यह बहुत बड़ा काम है। और यह क्वेश्चन बनता है कि विश्व बैंक के समूह में वह कौन सा समूह है जो सदस्य देशों के निजी कंपनियों को लोन प्रोवाइड करता है? तो वह है हमारा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC बोलते हैं। ठीक, तो 3 हम लोगों ने देख लिया। चलिए चौथी के बारे में बात करने वाले हैं। 5 समूह पढ़ना जरूरी है, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है और लोग कंफ्यूज होते हैं। 3 हम लोगों ने देखा। चौथा समूह क्या करता है और कौन सा है? चौथा समूह है, उसका नाम है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? मीगा, MIGA। ठीक, अभी जो इसके बाद अगला आएगा, जो क्या करता है? विवादों को निपटाता है विदेशी निवेश के, वो इसी से रिलेटेड है। तो इसे सही तरीके से आप लोग समझेंगे। चलिए इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई। इसके पहले जो आया था तीसरी की स्थापना हुई थी। IFC की स्थापना 1966 में हुई थी। तो इसकी स्थापना कब की जाएगी? 1988 में। आप लोग सही कर लेंगे। मैंने कितना 1966 बता दिया है क्या? वो 1956 है। ठीक, तीसरी जो संस्था आई थी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, उसकी स्थापना 1956 में की गई थी, 66 नहीं था। ठीक, तो उसे आप लोग सही कर लेंगे। चलिए 1988 में इसका उद्देश्य क्या था? अब जो मैंने बात की थी ना कि जो विदेशी निवेश होता है उसको बीमा प्रदान किया जाता है, तो बीमा यही प्रदान करता है। क्या करता है? यह विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और प्रोत्साहित करने के साथ ही क्या करता है? विदेशी निवेशकों को बीमा प्रदान करना। विदेशी निवेशकों को बीमा प्रदान करना। ठीक, तो ये इसका मुख्य लक्ष्य है कि विदेशी निवेशकों को बीमा कौन प्रदान करता है? तो बहुपक्षीय
निवेश गारंटी क्या है एजेंसी MIGA। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों के एग्जाम में कि मीगा कार्य क्या करता है। विश्व बैंक का एक समूह है मीगा, जिसका मुख्य कार्य क्या है, तो वह है विकासशील देशों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, साथ ही विदेशी निवेशकों को बीमा प्रदान करना। जब यह बीमा प्रदान करेगा तो जायज सी बात है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स होंगे वह कंट्री में इन्वेस्ट करने आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस दिया जाता है। पांचवें के बारे में बात करेंगे और लास्ट है, वीडियो का लास्ट पॉइंट भी होगा। वीडियो मेरे हिसाब से शायद कुछ लंबा हो गया है, लेकिन चीजें इजी है समझने में, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र। अब इसके नाम से ही पता लग गया कि यह कार्य क्या करता होगा कि जो विदेशी इन्वेस्ट होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें जो विवाद होता है उसका क्या करेगा, यह निपटारा करेगा। स्थानीय तौर पर कोई विवाद ना हो, वैश्विक स्तर पर कोई विवाद ना हो, उसके लिए यह गारंटी करता है। मतलब कि जो लोकल लोग होते हैं वहां के, मान लीजिए कि किसी कंट्री में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कहां से, बाहर के, तो जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके लिए जगह नहीं बचेगी, तो वो विरोध करते हैं। तो उन सब से बचाने की गारंटी कौन लेता है, तो वर्ल्ड बैंक लेता है। ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ICSID। सबको हम लोग देख चुके हैं, ICSID, इन सबका फुल फॉर्म हम लोग देख चुके हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई, अब आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर ये 1988 में आया था तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ही यह लाया जाएगा। ठीक, लेकिन अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र कब लाया गया था, 1966 में लाया गया था। हाँ, ये 1966 में आया था। और जो हमारा देखा था हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वो 1956 में आया था। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था कि 56 को मैंने 66 बता दिया शायद। ठीक, तो उसे आप लोग करेक्शन कर लेंगे उसमें। ठीक है, और ये जो है हमारा वो 3rd नंबर का था हमारा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक, IFC हम लोगों ने देखा था, तो उसमें मैंने शायद लिख दिया था 1966, लेकिन 1966 एक्चुअल में यह है, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, और वो 1956 है। ठीक, चलिए, स्थापना 1966 में। इसका उद्देश्य दिख ही रहा है, मेगा की तरह ही इसको संबंधित विदेश निवेश से है। ठीक, मेगा की तरह ही MIGA कौन सी है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के तरह ही इसका भी संबंध विदेशी निवेश से है। इसका भी संबंध विदेशी निवेश से है, मतलब यह भी विदेशी निवेश से संबंधित है, और पांचवा भी इसी से संबंधित इसका समूह है जिसके साथ विश्व बैंक कार्य करता है। तो मुख्य कार्य क्या है इसका, विवादों को निपटाना। ठीक है, और साथ ही भारत इसका सदस्य नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। भारत इसका सदस्य नहीं है। बाकी जितने 4 इसके समूह हैं सब में भारत की सदस्यता है, लेकिन ये इकलौता एक ऐसा समूह है, कौन सा, ICSID, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, इसका मेंबर भारत नहीं है। आप लोगों से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग अगर बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हर साल रिपीट होता होगा, और बाकी लोगों में SSC, रेलवे हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप D हो गया, या फिर स्टेट PCS तक में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है कि भारत, देखिए विश्व बैंक के 5 समूहों में से वह कौन सा समूह है जिसका सदस्य भारत नहीं है। तो जायज सी बात है कि 4 का सदस्य तो वह है ही, तो 3 आपको ऊपर के दे देगा और एक नाम यह दे देगा, अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं ICSID। तो इसका मेंबर भारत नहीं है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि विश्व बैंक से रिलेटेड जितने भी चीजें आप लोगों की कंफर्म हो गई होंगी। जो सारी चीजें छूट रही होंगी, अगर मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा है,
अगर छूट रही है तो आप लोग मैगजीन या फिर किसी बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज छूटी होगी। ठीक, ये वीडियो आप लोग सही तरीके से देख के नोट्स प्रिपेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले हम लोग उसके बात करेंगे कि जो पुराने वीडियो हैं और जो नए बच्चे आए हैं उसे ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव नोट्स बनवाना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।